CNBC TV18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA. हेलो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, जहां पर आप देख रहे हैं द रीट कनेक्ट। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एंड सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो पूरी रीट सीरीज थी इसे आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी लोगों के सवाल जवाब हमारे पास आते हैं, इनफैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ोन कॉल्स हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां जहां हमने ये सीरीज़ रखी है वहां पर काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट बताया है। सो थैंक यू वेरी मच कि ये कोशिश जो हम कर रहे हैं आपको समझाने की, रीट्स एज एन इन्वेस्टमेंट टूल हिंदुस्तान में अभी नया है, कंपैरेटिवली कम लोग इसे जानते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट बता रहा है कि अब काफ़ी सारे लोग इसे या तो जानना चाह रहे हैं या जान चुके हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला में थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी कुछ अब तक हमने बात की, रीट्स होते क्या हैं, इनमें निवेश कैसे करेंगे, दूसरी एसेट क्लास के मुकाबले इस समय ये कैसे हैं, इंडिया में रीट्स कितने हैं और आगे चल के क्या गुंजाइश हो सकती है। तो आज का ये जो कंक्लूडिंग एपिसोड है इसमें हम यही फोकस करने वाले हैं कि अभी जो स्टार्ट एक लिया है रीट्स ने इंडिया के अंदर, वो जर्नी कितनी लंबी हो सकती है। पूरी दुनिया में रीट्स के किस तरह के उदाहरण हैं, और आप एक निवेशक के तौर पर अगर रीट्स में अर्ली एंट्री लेते हैं तो क्या ये फ़ायदेमंद होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातचीत आज होगी, और रीट्स के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिन पर शायद अभी तक हम बात नहीं कर पाए वो भी जानने की कोशिश आज करेंगे इस एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर भी हमेशा की तरह दो खास मेहमान हमने बुलाए हैं आपके लिए। स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में माइंडस्पेस रीट की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रीति छेड़ा जी का, और साथ ही पुनीत जैन साहब का, जो कि CIO हैं और को फाउंडर है न्यू वेल्थ एसेट के, और जाने माने रियल एस्टेट एनालिस्ट भी रह चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रीति जी, आप क्योंकि रीट को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो पहला सवाल मैं आपसे ही देख रहा हूँ। देखिए, आई थिंक 7-8 साल या उससे ज़्यादा वक्त हो गया जब हम रीट की बातचीत कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और अब रीट्स एक हकीकत है, लेकिन वो हकीकत अभी बिल्कुल अपना, जैसे हिंदी में वर्ड है शैशव काल और अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहेंगे, वहाँ पे वो खड़ी है, इनफैक्ट इन्फेंट है। तो 4 से ये जर्नी, एक जनरल सवाल है मेरा, कितनी लंबी हो सकती है? 40, 400, 4000, कितना बड़ा पोटेंशियल है इस देश के अंदर? राइट, विपिन जी थैंक यू। 2014 में रीट रेगुलेशंस आए, 2019 में पहली रीट आई। आज की तारीख में 4 रीट्स हैं, जिसमें 3 ऑफिस रीट्स हैं और एक शॉपिंग सेंटर, जो मॉल कहते हैं हम, वो रीट्स हैं। आज अगर रीट्स की हिस्ट्री आप दुनिया में देखने जाएंगे तो पहली रीट आई थी US में 1960 में। आज दुनिया में 1000 रीट्स हैं अक्रॉस 40 कंट्रीज़, जिसका टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन से अधिक है। सो आप देखेंगे कि 1960 से आज की तारीख में अगर आप लें तो किस तरह की जर्नी हुई है और किस किस्म की मार्केट बनी है। आप अगर मार्केट, कैपिटल मार्केट की बात करें तो एडवांस कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ में, लाइक जहाँ पर रीट्स काफ़ी ग्रो हो चुकी है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 90% रियल एस्टेट मार्केट्स रीट है, लाइक US में फॉर एग्जांपल। हमारे यहाँ आज की तारीख में सिर्फ 14% रियल एस्टेट मार्केट्स रीट्स बनी है। सो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पोटेंशियल है। अगर हम ऑफिस रीट्स की बात करें तो आज की तारीख में 115 मिलियन स्क्वायर फीट रीट्स के अंदर है, ये 3 रीट्स को मिला के। आज की तारीख में ऑफिस स्टॉक जिसे हम कहते हैं, टोटल ऑफिस इन्वेंट्री जो हम कहते हैं इंडिया में, वो ऑलमोस्ट 450 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट 4 to 5x एसेट्स आप रीट में ला सकते हो ओवर अ पीरियड। ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी ओवर अ पीरियड, बट ऑलमोस्ट 4 to 5x पोटेंशियल। तो आज का जो स्टॉक है आज उसी में है, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑलमोस्ट 40-50 मिलियन स्क्वायर फीट ऐड हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, ऑफिस मार्केट में। तो वो जितनी ऐड होती जाएगी ओवर अ पीरियड, ये सभी रीट्स में आ सकती है। सो अकॉर्डिंग टू मी, और इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, सो द स्कोप विल गेट बेटर एंड बेटर। और ये तो मैं सिर्फ ऑफिस मार्केट की बात कर रही हूँ, जैसे वेरियस अदर सेक्टर्स हैं विच विल कीप कंट्रीब्यूटिंग टू रीट्स इंडिया। ठीक है, उन पे हम बात करते हैं कि और क्या रीट का स्कोप हो सकता है। अभी तो हमारे पास ऑफिस स्पेस रीट है और रिटेल रीट है, जहाँ मॉल्स हैं और ऑफिस स्पेसेस है। पुनीत साहब, एक स्वाभाविक सवाल मेरे मन में आया जब ये रीट्स की सीरीज हम कर रहे थे कि हिंदुस्तान
कि जो टोटल रियल एस्टेट मार्केट का और कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट का जो पोटेंशियल, इतना बड़ा देश है और अब तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत हैं। और अगर मैं अभी के भी मार्केट की बात करूं तो पिछले 20-30 सालों से इस तरीके का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट है। तो क्या भारत में रीट की एंट्री थोड़ी लेट है या भारत में रीट की एंट्री सही समय पे हो रही है? कैसे आप इसको देखेंगे? थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था या नहीं, जल्दबाजी हमने नहीं की, अब जब मार्केट थोड़ा मैच्योर है तब हम आए हैं? क्या आपकी नजरिया होगा? जहाँ तक मैं देखता हूँ, आई थिंक एंट्री बिल्कुल सही समय पे हुई है, क्योंकि अगर आप जाओगे सो इंडियंस म्यूचुअल फंड में भी 10 साल पहले बहुत कम इन्वेस्ट करते थे। सो इंडियंस के लिए फिनेंशियल प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं। सो पिछले 10 सालों में इंडियंस ने समझा है कि म्यूचुअल फंड सही है और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा है। अब इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है फिनेंशियल मार्केट के ऊपर। सो उस तरीके से अब इन्वेस्टर्स को एक प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है जो फिनेंशियल प्रोडक्ट में अपना कमर्शियल रियल एस्टेट ओनरशिप भी दे सकता है। सो उस तरीके से टाइमिंग बिल्कुल सही है। अभी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आया है और नाउ अब कोशिश करनी है कि और प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को दिए जाएं, जिससे इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा फिजिकल सेविंग, फिनेंशियल सेविंग्स की तरफ मूव करें। इंस्टेड ऑफ ओनिंग डायरेक्टली फिजिकल रियल एस्टेट, वो कोशिश करें कि वो और म्यूचुअल फंड और रीट्स ओन करें। सो मैं तो समझता हूँ कि टाइमिंग बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि प्रीति, म्यूचुअल फंड एमफी को भी ये ऐड चलाना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड सही है ना। अभी भी वो इस जद्दोजहद में है कि लोगों को समझाएं कि भाई इस पे भरोसा करो। तो ऐसे में मुझे पुनीत की बात थोड़ी सही लग रही है कि वो भरोसा लाना, वो समझाना लोगों को कि भाई, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान का शायद एक मेजॉरिटी माइंडसेट वही है कि मैं सोना खरीद लूँ, मैं कोई ज़मीन खरीद लूँ, मैं कोई 2-4 मकान दुकान खरीद लूँ, मतलब वो सब कुछ फिजिकल फॉर्मेट में खरीद लूँ, लेकिन वो क्लिक ऑफ बटन जो मुझे खरीदना है, वो माइंडसेट थोड़ा अभी भी कहीं ब्लॉक्ड है। डू यू फील सो? या सो इनफैक्ट आप अगर इंडियंस को देखेंगे, हमें रियल एस्टेट बहुत अच्छी लगती है। जनरली इंडिया में सबको रियल एस्टेट ओन करना, हम सबको अपना घर चाहिए। लॉट ऑफ लोग होते हैं जिन्हें कमर्शियल रियल एस्टेट भी काफ़ी सारे लोग ओन करते हैं ना। इस प्रोडक्ट की ब्यूटी ये है कि आज अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करना है तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने ओन कर लिया, फिर आपको उसको रेंट पे देना होता है, आपको उसको मेंटेन करना होता है, तो काफ़ी सारा परिश्रम लगता है टू ओन एंड मेंटेन कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट। तो ऐसे में रीट क्या करता है, आपने गुड क्वालिटी ग्रेड ए रियल एस्टेट एसेट ली एंड आपके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो आपको फुल एसेट मैनेज करके दे रहा है, और इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है पैन इंडिया बेसिस पे। तो अगर कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट खरीदी तो आपने किसी सिटी में खरीदी या किसी लोकेशन पे खरीदी। आज क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो जब पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट होता है तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी बदल जाता है। आपका एक्सपोजर जो एक एसेट के और एक लोकेशन पे होता है उससे अच्छा ये स्प्रेड हो जाता है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए भी इट इज़ एज गुड एज ओनिंग कमर्शियल रियल एस्टेट या ओनिंग अ शॉपिंग मॉल। हम शॉपिंग मॉल तो हम ओन नहीं कर सकते हो, बट ये एक जरिया है जिससे हर इन्वेस्टर हर किस्म के रियल एस्टेट एसेट टाइप को ओन कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन बिग एडवांटेज एंड आई थिंक धीरे धीरे लोगों को जैसे ये इंस्ट्रूमेंट समझ आ रहा है और ये भी समझ रहा है कि किस तरीके से ये प्रोफेशनली मैनेज होके विद गुड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे मैनेज हो रहा है, आई एम श्योर देन जैसे म्यूचुअल फंड्स आज की तारीख में 4 करोड़ के से अधिक इन्वेस्टर्स है। रीट ने अपनी जर्नी अभी शुरुआत की, हमारे तो सिर्फ 2 लाख इन्वेस्टर्स है। सो हमारी लंबी जर्नी है, बट एज इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट की क्या खासियत है और किस तरह मॉडरेट रिस्क में गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं, देन आई थिंक द इंस्ट्रूमेंट विल ग्रो बेटर। तो प्रशांत, माफ़ कीजिए पुनीत, अगला सवाल यहीं से कि 4 रीट्स और तकरीबन 2 लाख रफली इन्वेस्टर्स, ये शुरुआती आंकड़ा है, नो डाउट ये यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या लग रहा है कि हमारी पब्लिक ने रीट्स को कैसे लिया? क्या अवेयरनेस की कमी है? क्या अभी भी वो, जैसा आपने कहा, म्यूचुअल फंड को भी अभी भी ये बोलना पड़ रहा है हमें कि म्यूचुअल फंड सही है, मतलब उसमें लोगों का भरोसा बनाने की कोशिश आज भी जारी है, जबकि आई थिंक म्यूचुअल फंड तो इंडिया में 80s या उसके अराउंड आ चुके थे। सो इट्स लॉन्ग जर्नी इटसेल्फ, लेकिन रीट्स उसके मुकाबले बहुत नए हैं। लेकिन 4 रीट 2 लाख इन्वेस्टर, ये पोटेंशियल काफी बड़ा हो सकता था, या अभी इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? आई थिंक अभी शुरुआत है। आई थिंक मैं तो मानता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो 4 रीट लिस्ट हुए हैं वो बहुत हाई क्वालिटी हैं। चारों रीट का जो मेन इंटेंशन है
इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने का है और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की हैं, बिकॉज वेल स्टार्ट इज़ अ गुड स्टार्ट। सो अब जो और भी बहुत रीट्स आएंगे, इंडिया में कम से कम 15 से 20 बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं और जस्ट 4 रीट है। मैं तो मानता हूँ कि अगले 3-4 साल में कम से कम 10 रीट और आएंगे जो क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ अच्छी होगी। और एक और चीज़ है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर वो प्रॉपर्टी देख पाते हैं। अभी तो ज़्यादातर जो रीट आए हैं उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं या तो वो पश्चिम भारत में हैं या सदर्न भारत में हैं। अभी तक ऐसे बहुत कम रीट्स आए हैं जो प्रॉपर्टीज़ उत्तर भारत में हैं। अभी अभी और कंपनीज आएंगी जिनकी प्रॉपर्टीज़ उत्तर भारत में हैं, सो उससे इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस आएगा। सो पिछले अगले 3 से 4 साल में मेरे ख्याल से 15 से 20 कम से कम रीट आएंगे, या और रीट भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ इनविट भी आएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली रीट और इनविट दोनों का इंटेंशन इज़ टू गिव गुड रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर्स और थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन। सो रीट भी आएंगे, इनविट भी आएंगे और सब लोग मिलकर मार्केटिंग करेंगे। और जो अभी स्टॉक मार्केट का जस्ट 0.3% अभी रीट्स में है, जो दुनिया में मे बी 1/10 होगा, मे बी 10 गुना तो नहीं होगा अगले 3-4 साल में, बट मे बी यहाँ से 3-4 गुना तो हो ही सकता है। राइट, 3 से 4 गुना। सो प्रीति, अभी तो हमारे पास सिर्फ कमर्शियल और रिटेल रीट है, क्या एक किसी रेगुलेशन के तहत सिर्फ 2 टाइप के रीट हैं या फिर मार्केट ओपन है? आगे चलते हुए हम हर तरह का रीट देखेंगे, चाहे वो ऑफिस स्पेस के अलावा वेयर हाउसिंग का हो या पार्क्स का हो, व्हाटएवर। करेक्ट। नहीं, ऐसा रेगुलेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ जो टेंजिबल है और जिसके ऊपर इनकम आती है वो सब क्वालिफाई होते हैं रीट रेगुलेशंस के अंदर। और आपने जैसे कहा ऑफिस है, आज की तारीख में शॉपिंग सेंटर है, नाउ डेटा सेंटर्स है, वेयर हाउसिंग है, स्टूडेंट हाउसिंग है। और इनफैक्ट अगर आप देखने जाओगे तो यूएस में सबसे बड़ी बड़ी रीट्स डेटा सेंटर रीट्स हैं, वेयर हाउसिंग रीट्स, ये सबसे बड़ी बड़ी रीट्स हैं। नाउ ऑब्वियसली एक स्केल होना चाहिए। तो इंडिया में लाइक वेयर हाउसिंग अभी इट्स पिकिंग अप, सो जब उसका स्केल आ जाएगा देन ये सभी भी विल स्टार्ट क्वालिफाइंग फॉर आइदर रीट्स में आए या इनविट्स में आए, बट ये सब एसेट क्लासेस आएंगे। और ऑल्सो टू ऐड, आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास भी काफ़ी सारे अपने खुद के एसेट्स बैठे हैं, ऑल दैट ऑल्सो कैन बी कमिंग इनटू रीट, तो वो सब भी रीट्स में आ सकती है। लाइक बैंक्स के पास खुद की प्रॉपर्टीज़ पड़ी है, आईटी कंपनीज के पास खुद की प्रॉपर्टीज़ पड़ी है, पीएसयू बैंक्स के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ पड़ी मेरे मन है। में सवाल आया कि ढेर सारे ऐसे पीएसयूज हैं हिंदुस्तान में जिनके पास तो ऐसी प्रॉपर्टीज की कमी ही नहीं है। जी, तो ये सब एसेट्स भी रीट में क्वालिफाई हो सकती है जब भी उन्हें मोनेटाइज, गवर्नमेंट को अगर मोनेटाइज करना है तो ये सब भी एसेट्स रीट में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आई थिंक पूल काफ़ी बड़ा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू विल सी मोर एसेट क्लासेस कमिंग। मेरे मन में आ रहा, दर्शकों के भी मन में सवाल आ रहा होगा, क्या हाउसिंग, प्योर हाउसिंग, रेजिडेंशियल हाउसिंग के भी रीट या तो विदेशों में ऐसे एग्जांपल हैं या इंडिया में आ सकते हैं? जी, सो रेजिडेंशियल सबसे वन ऑफ द बिग एसेट क्लास है यूएस और यूरोप में। इंडिया में द ओनली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ज़्यादातर हम घर खुद ओन करना पसंद करते हैं, रेंटिंग कम करते हैं। तो जहाँ रेंटिंग मार्केट स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इट मेक सेंस। और अनदर इशू रेजिडेंशियल मार्केट में क्या, आप अगर रिटर्न देखने जाओगे तो आज की यील्ड जो है 3-4% यील्ड है, तो देन इट फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट वो सेंस नहीं बनता है कि आप 3-4% में इन्वेस्ट करें। सो जब मोर एंड मोर रेंटल हाउसिंग की तरफ लोग मुड़ेंगे इंस्टेड ऑफ ओनिंग द हाउस, तब जाके एक रेजिडेंशियल मार्केट ग्रो होगी जो रीट के लिए तैयार होगी। तो नीति, यहाँ पर रेंटल हाउसिंग की भी काफ़ी बात हुई, बजट में भी 1-2 बार हमने अनाउंसमेंट, लेकिन उस पर कुछ बहुत सारा अभी ज़मीन पे होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको स्कोप लगता है कि रेंटल हाउसिंग एक तो बड़े पैमाने पे आएगी और हो सकता है फिर अगर वो आए, रेंटल यील्ड बढ़ते हुए दिखाई दें तो फिर उसके रीट्स भी बन जाए? हाँ, मेरे को लगता है, आई थिंक जो पहला स्टार्ट होगा वो लग्जरी हाउसिंग में होगा। सो और ये बड़ी सिटी में होगा, लेट्स से बॉम्बे या फिर लेट्स से बेंगलोर या दिल्ली में लग्जरी हाउसिंग में होगा। बिकॉज लग्जरी हाउसिंग में क्या होता है कि बहुत सारे दूसरे कंट्री से भी लोग आके रहते हैं, दूसरी सिटी से भी लोग आके रहते हैं, और फिर कंपनीज भी इनको रेंट करना चाहती है अपने सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। सो मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल रीट का स्टार्ट होगा, ये एक तो लग्जरी हाउसिंग से डेफिनेटली स्टार्ट होगा। और लग्जरी हाउसिंग का फ़ायदा ये भी है, थोड़ा सेफ एसेट भी है, अच्छी लोकेशन में होता है और एप्रिसिएशन भी अच्छा मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। और जो इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी कमर्शियल में नहीं खरीद सकते हैं, वो लग्जरी हाउसिंग डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं।
सो उनको एक मौका मिलेगा लग्जरी हाउसिंग खरीदने के लिए। सेकेंड इज, मेरे को लगता है कि ये सेकेंड होम में भी स्टार्ट होगा। सो सेकेंड होम के भी रीट आएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं जो सेकेंड होम में चाहते हैं कि उनका कोई स्टेक हो, बट वो डायरेक्टली ओन नहीं कर सकते। सो मेरे को लगता है कि सेकेंड होम का कॉन्सेप्ट आएगा इसके फॉर्मेट में। और लेट्स से जो बड़ी बड़ी टूरिस्ट लोकेशंस हैं उसमें आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, उसमें लोग आके रेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर आप रीट के थ्रू लोगों को ऑफर कर सकते हो। क्या रीट्स में एक अर्ली मूवर एडवांटेज ले सकते हैं? बहुत सारी एसेट क्लास हैं जहां लोगों को बाद में रिग्रेट होता है कि भाई मैंने शुरुआत में ही अगर मैं चला गया होता तो आज शेयर मार्केट का देख लीजिए, जिन्होंने 80s और 90s में शेयर्स खरीदे आज करोड़ों की संपत्ति। तो क्या रीट्स में भी ये फ़ायदा मिल सकता है कि आज आप जाएं, बाद में रीट्स बहुत बड़ा हो जाए, या जिन रीट्स में आप जाएं वो बड़े हो जाएं? क्या इस तरह के अर्ली मूवर एडवांटेज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जी, सो अगर आप रीट एज अ प्रोडक्ट देखेंगे तो हम हमेशा से कहते हैं कि ये एक इनकम भी, आपको रेगुलर इनकम भी देता है ये प्रोडक्ट, और ग्रोथ भी देता है। सो आज अगर आप देखेंगे जो 4-5 साल की हिस्ट्री रही है उसमें रीट्स ने 12 से 13% रिटर्न दिया है। एक सेफ प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, बिकॉज आप अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। अब अगर आप ऑफिस रीट की बात करें तो हमारे 9-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 75% क्लाइंट्स हमारे MNCs होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो देर इज़ मैं कह सकती हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो होती है। तो ये जैसे जैसे रेंट ग्रो होता है, हम अगर लास्ट 10 ईयर 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने 6-7% रेंटल ग्रोथ भी देखी है इंडिया में। इन्फ्लेशन से जनरली इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ भी होती है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट एक इनकम प्रोडक्ट पर ग्रोथ प्रोडक्ट भी है। आपने अगर आज इसमें इन्वेस्ट किया तो जैसे जैसे रेंटल इनकम ग्रोथ होती जाती है वैसे वैल्यू क्रिएशन भी होता है वो यूनिट्स के लिए, और वो एडवांटेज इन्वेस्टर्स को मिलेगा। सो आई थिंक इट इज़ इनकम प्लस अ ग्रोथ प्रोडक्ट, और इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है तो हर एज के लिए परफेक्ट है कि आप यंग इन्वेस्टर्स हैं, और आप जैसे कह रहे हो अर्ली मूवर एडवांटेज, आप आज से अगर इन्वेस्ट करना शुरू करो तो 10-20-30 साल के बाद आपके पास एक लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ एसेट होगा। भले आपने उसमें 1 यूनिट, 10 यूनिट या 1000 यूनिट इन्वेस्ट किए, बट वो पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, और रीट्स भी अक्वायर करती जाएगी। आज हमारे पास समझे 10 प्रॉपर्टी है, हम हर साल उसमें नई नई प्रॉपर्टीज़ खरीदती जाएंगे और पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाएगा, और एक बार पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा तो उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। राइट, इस पर पुनीत आपकी भी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा विन विन प्रोडक्ट है। ये विन विन है इन्वेस्टर्स के लिए। आप आजकल देखिए कि नंबर ऑफ रिटायर्ड पीपल इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और रिटायर्ड लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए एक इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट, मतलब हर साल रेगुलर इनकम हो, और प्लस जो इन्फ्लेशन चल रहा है इकनॉमी में वो उससे प्रोटेक्टेड रहे। रीट्स के थ्रू आपको क्वार्टरली कैश फ्लो मिलता है, और क्वार्टरली कैश फ्लो जो इन्फ्लेशन की पेस से बढ़ता रहता है, सो आप इन्फ्लेशन की मार से पूरा बच सकते हो। जो रेगुलर वर्किंग क्लास में एंटर कर रहे हैं उनको डर लगता है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सो रीट कैन प्रोवाइड एक एंट्री प्रोवाइड कर सकता है उन लोगों के लिए फाइनेंशियल मार्केट में जो अपना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट से निकाल के वो रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक रियल एस्टेट एक्सपोजर एक छोटे अमाउंट में ले सकते हैं। एक टिपिकली फिक्स डिपॉजिट में 6 से 7% रिटर्न मिलता है, इसमें तो 6 से 7% यील्ड मिलती है और 5 से 6% कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये इवन डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा विन विन है, बिकॉज एक बार वो अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रीट में बेच देंगे तो उनके पास और कैश फ्लो जनरेट होता है और लिक्विडिटी जनरेट होती है। वो उस कैश फ्लो से वो और कमर्शियल बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना सकते हैं, और उससे हो सकता है कि प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन भी थोड़ा स्टेबल रहे, क्योंकि सप्लाई से प्रॉपर्टी प्राइस भी स्टेबल रहता है। सो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा विन विन है, और ये बहुत बड़ा एसेट क्लास होने वाला है। राइट, क्योंकि बात रीट्स की और कंक्लूडिंग एपिसोड में है, तो प्रीति एक जो MSME रीट्स या स्मॉल रीट्स के लिए गाइडलाइन आई है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। उससे इस ओवरऑल रीट मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह से हम इसको आगे ग्रो होता हुआ देखेंगे? राइट, सो ये रेगुलेशन लाके सभी ये चाहती है कि आज की तारीख में काफ़ी सारी रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप थ्रू हो रही है, कि छोटी छोटी क्वांटम्स में एसेट पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूल होती है और फिर वो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होती है। सो स्मॉल एंड मीडियम रीट्स लाके सेबी वांट्स टू गवर्न ये,
ताकि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन रीट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक प्रोटेक्शन मिले इन्वेस्टर्स को, और क्या होगा कि हर छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इसमें हिस्सा ले सके। सो एंड टुडे बहुत सारे पूल्स है विद से 500 करोड़ के वर्थ ऑफ एसेट्स, 1000 करोड़ के, किसी के पास 200 करोड़ है। अभी ये सब MSM रीट्स या SM रीट्स जो हम कहते हैं, इसमें इस विंडो में लेके तो एक वेल गवर्न स्ट्रक्चर इन्वेस्टर को मिलेगा, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर रेगुलेशन, एंड एट द सेम टाइम उन्हें ये छोटे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव बाय द रेगुलेटर, एंड ये छोटे निवेशकों के लिए भी अच्छा होगा। तो क्या नहीं लगता है कि बड़ी संख्या में इस तरह के स्मॉल MSME रीट्स आते हुए हमें दिखाई देंगे? आई थिंक आएंगे, सो थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज लाइक प्रीति जी ने पहले बोला था कि योर MSME में रेजिडेंशियल में रेंटल इनकम कम होता है, तो इसलिए इनको डिफरेंट तरीके से मार्केट करना पड़ेगा। सो अगेंस्ट लार्ज रीट्स इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा ये मानना है। बट आई थिंक योर हर तरह के साइज़ के रीट्स आएंगे इंडिया में, सो योर इसमें भी आएंगे और मे बी इसमें रेजिडेंशियल में और रीट्स आएंगे। राइट, क्योंकि बातें और भी हैं लेकिन समय का हमेशा एक तकाजा रहता है। वेल, ये बात लग रही है तय कि हमने शुरुआत तो कर दी है और यहाँ से अब पूरा एक 360 डिग्री स्पेक्ट्रम हमारे पास है, जहाँ पर हर तरह की रीट्स की पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे हमारा मार्केट ग्रो करेगा, मैच्योर होता जाएगा, तो हम अलग अलग तरीके के रीट्स देखेंगे अपने मार्केट में। और साथ में ये भी कि ये रीट्स आपको इन्वेस्टमेंट का एक सुरक्षित तरीका दे रहे हैं और एक बढ़िया रिटर्न भी वहाँ से आ रहा है। जैसे पुनीत हमें समझा रहे थे कि ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनके लिए तो बड़ा एक सेफ ये होगा। प्रीति ने हमें बताया कि जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ से आने वाले वक्त में दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारी बातें होंगी जो रीट्स पे होती हुई नजर आएंगी। बट आई होप कि ये 5-6 हफ्तों के अंदर एटलीस्ट हमने रीट्स क्या होता है और वो कैसे काम करता है और कैसे एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट टूल बन के अब इंडिया में आगे बढ़ सकता है। वर्ल्ड वाइड तो हमने उसकी हिस्ट्री देखी कई एपिसोड्स में, ये बताने की कोशिश रही और मैं उम्मीद कर लेता हूं कि कामयाब भी उसमें रहें। आपका रिस्पांस अच्छे हैं, ऐसा मैंने शुरू में बताया। तो प्रीति एंड पुनीत, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात रही एंड आई होप कि जो पूरी सीरीज रही आज उसका कंक्लूडिंग एपिसोड था और दर्शकों को ये पसंद आई है, जैसा मैंने रिस्पॉन्सेस के बारे में भी बताया। और यहाँ से फिर आगे बैठेंगे, कुछ नए और रीड्स आएंगे तो फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपको भी हमेशा बताते रहेंगे कि रीड्स के मार्केट में क्या कुछ नया हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल हमारी इस सीरीज को एंजॉय कीजिए। जैसा मैंने कई एपिसोड्स में कहा है कि अगर आप कुछ मिस कर गए हैं, किसी भी एपिसोड से देख रहे हैं, तो 6 एपिसोड्स हैं अलग अलग और उसमें आपको कंप्लीट A to Z जानकारी मिल जाएगी। आप बस YouTube है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे पेज पे विजिट कीजिए और रीड्स टाइप कीजिए, आपको सब कुछ एट हैंड एट योर टाइम मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच इस पूरी सीरीज में हमारे साथ रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। नमस्कार। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA.